हेलो फैमिली, वेलकम टू आवर चैनल। और आप सुन रहे हैं अग्नि प्रतिज्ञा एपिसोड 11 to 15। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। अगली सुबह सारा मेंशन शादी के लिए खूबसूरती से सजाया गया था। मीडिया सुबह से ही शादी को कवर कर रही थी। देश के हर अखबार और हर न्यूज चैनल पर इसी शादी की चर्चा थी। मेकअप आर्टिस्ट और डिजाइनर पहले से ही नियुक्त थे, इसलिए वे समय पर पहुंच गए थे। अक्षत अपने कमरे से बाहर आया और रोनित अपने कमरे से। वे दोनों लिविंग रूम में पहुंचे जहां दादी ने कहा, अक्षत, अग्नि कहाँ है? अभी तक तैयार नहीं हुआ क्या? अक्षत ने कहा, दादी, सो रहा होगा, मैं अभी जाकर उसे उठाता हूँ। दादी ने सिर हिलाया। बाकी घरवाले रस्मों की तैयारी कर रहे थे। गार्डन एरिया में मंडप तैयार था, एक तरफ मेहमान और दूसरी तरफ मीडिया के लोग मौजूद थे। अक्षत अग्नि के कमरे में गया और दरवाजा खोलते ही कहा, अग्नि। कमरा खाली था। अक्षत थोड़ा हैरान हुआ। उसे पता था कि अग्नि को निशा के साथ समय बिताना था, लेकिन वह पूरी रात तो निशा के साथ नहीं रह सकता था ना। वापस तो आया होगा। अक्षत ने हैरानी से कमरे को देखा। उसे लगा कि अग्नि बाथरूम में है। वह बाथरूम की तरफ गया और दरवाजा खोला, लेकिन बाथरूम में भी कोई नहीं था। रोनित पीछे से अग्नि की शेरवानी लेते हुए आया और बोला, दूल्हे राजा, चलो तैयार हो जाओ। लेकिन तभी अक्षत ने कहा, रोनित, अग्नि कमरे में नहीं है। रोनित हैरान होते हुए बोला, क्या? कमरे में नहीं है? कमरे में नहीं है तो कहाँ चला गया है? अक्षत ने कहा, मुझे नहीं पता वह कहाँ चला गया है। रात घर आया भी था या नहीं? अक्षत ने यह बात बेफिक्री से कही थी, लेकिन दोनों एक साथ हैरान होकर देखने लगे और फिर एक साथ बोले, ऐसा तो नहीं कि अग्नि रात में घर ही नहीं आया और हम दोनों अपने ही ख्याल में यह सोच रहे थे कि वह घर आया होगा, निशा के साथ होगा। अक्षत ने कहा, एक बार निशा से पूछ लेते हैं। तभी पीहू अपना फ्रॉक सूट पहने वहां आए और अक्षत को देखकर बोली, पापा, मुझे भी मासी की तरह लहंगा पहनना है। मासी ने मुझे कल प्रॉमिस किया था कि वह मुझे लहंगा पहनाएंगी, पर अभी तो खुद लहंगा पहनकर बैठ गई है और मुझे यह फ्रॉक पहना दिया। अक्षत और रोनित दोनों पीहू की बात पर हैरान हुए। अक्षत घुटनों के बल बैठ गया और पीहू से पूछा, पीहू बेटा, पापा आपको लहंगा ला कर देंगे? पहले आप मुझे यह बताओ, मासी ने आपको कब कहा था कि वह आपको लहंगा पहनाएंगी? पीहू ने कहा, कल रात मासी मेरे साथ मेरे रूम में सो रही थी। तब उन्होंने कहा कि वह मुझे लहंगा पहनाएंगी, पर मासी ने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया और उन्होंने खुद लहंगा पहन लिया और मुझे यह फ्रॉक पहना दिया। रोनित और अक्षत दोनों हैरान हो गए। इसका मतलब कल रात अग्नि घर ही नहीं आया था, क्योंकि निशा तो पीहू के साथ थी। वे जल्दी से फोन निकालकर अग्नि को फोन करने की कोशिश करने लगे, पर उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। रोनित ने कहा, भाई, हो ना हो अग्नि अभी भी होटल में ही है। अक्षत ने कहा, लेकिन हमने मैनेजर से बात की है, उसने तो कहा कि अग्नि उसके साथ नहीं है। रोनित ने कहा, भाई, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है। इतने बड़े होटल में जरूरी थोड़ी ना है कि अग्नि उस मैनेजर के साथ ही रहे। वैसे भी अग्नि के फैन से ज्यादा उसके राइवल हैं। कुछ गड़बड़ लग रही है। उसका फोन भी रात से बंद आ रहा है और अचानक से वह गायब भी हो गया। हमें एक बार होटल चलकर चेक करना चाहिए। अक्षत जल्दी से रोनित के साथ वहां से निकला, पर गार्डन में आते ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं क्योंकि निशा इस वक्त अपने दोस्तों के साथ खड़ी थी। निशा के लिए मेकअप आर्टिस्ट आए थे, पर फिर भी उसकी सहेलियां उसके तैयार होने में उसकी मदद कर रही थी। निशा अक्षत को देखकर उसके पास आए और बोली, जीजू, अग्नि कहाँ है? वो तक तैयार हुआ या नहीं? अक्षत को समझ नहीं आया कि वह निशा के सवालों का क्या जवाब दे। रोनित भी हैरान रह गया था। अक्षत ने निशा से कहा, फिक्र मत करो, अग्नि किसी काम से बाहर गया है, हम थोड़ी देर में उसे लेकर आते हैं। इस पर मोहन जी और वीना गुस्सा करते हुए बोले, पागल है क्या यह लड़का? काम था तो किसी को बताता कि नहीं जा सकता था। पता नहीं कहाँ चला गया, सुबह से नजर भी नहीं आया है। आज शादी है उसकी और उसकी कोई खोज खबर ही नहीं है। निशा ने उनकी तरफ देखकर कहा, अंकल आंटी, आप दोनों प्लीज शांत हो जाए। किसी काम से गया होगा, वरना अग्नि ऐसी शादी छोड़कर नहीं जाता। उसके बाद निशा अक्षत को देखकर बोली, जीजू, प्लीज अग्नि को जल्दी ले आइए। अक्षत ने सिर हिलाया और रोनित के साथ वहां से चला गया। वहीं दूसरी तरफ होटल के कमरे में अग्नि की आंख धीरे धीरे खुली। उसके कानों में कई शोर परेशान कर रहे थे। वह अपनी नींद की दुनिया को छोड़कर वास्तविक दुनिया में आया तो उसका सिर भारी हो रहा था। वह अपना सिर पकड़ते हुए बेड पर उठा, लेकिन उसके कानों में वह शोर अभी भी किसी तीर की तरह चुभ रहा था।
अग्नि अभी भी कुछ नींद में था, लेकिन फिर भी अपनी अधूरी आंखों से वह जाग गया और तब उसे एहसास हुआ कि यह शोर नहीं, बल्कि किसी के रोने की आवाज है। अग्नि अपना सिर पकड़कर बैठ गया और धीरे धीरे इस शोर को इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन फिर उसने अपनी दाईं तरफ देखा क्योंकि शोर उसी तरफ से आ रहा था। और उसी तरफ देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। ब्लैंकेट में एक लड़की सुबह सुबह रो रही थी। अग्नि उसे देखकर हैरान हो गया और चिल्लाते हुए कहा, कौन हो तुम? वह लड़की, जो घुटनों में अपना चेहरा छुपाए सुबक रही थी, अग्नि की आवाज पर चौंक कर उसे देखती है। अग्नि ने देखा कि बिस्तर पर एक लड़की उसके साथ है। छोटी कद काठी की, वह लड़की जिसकी आंखें उस समय आंसुओं से भीगी हुई थीं, छोटा सा गोल चेहरा, लंबी सी नाक में पहनी हुई नोज रिंग, काली आंखों को झपकाती हुई घनी सी पलकें और हल्के थर-थर कांपते हुए उसके होंठ। पर अग्नि की नजर जब उसकी हालत पर गई तो उसका दिल धक से रह गया। उसका नींद और नशा उस वक्त कहीं खो गया था। वह बस समझने की कोशिश कर रहा था कि यह लड़की कौन है जो उस समय उसके साथ बिस्तर पर बैठी है और उसे देखकर रो रही है। अब अग्नि का ध्यान खुद की हालत पर गया। उसने जब देखा कि उसके शरीर पर भी कपड़ा नहीं है और वह भी सिर्फ ब्लैंकेट से ढका हुआ है, उसके आधे ब्लैंकेट से उस लड़की ने खुद को ढक रखा था। अग्नि ने कसकर अपना सिर पकड़ लिया। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ। अग्नि ने जल्दी से बिस्तर के आसपास देखा तो उसे उसकी जैकेट और पैंट वहीं पड़ी मिली। वह जल्दी से साइड टेबल के ड्रॉवर से एक तौलिया निकाला और उसे कमर पर लपेटते हुए अपने कपड़े उठाकर बाथरूम में भाग गया। अग्नि बाथरूम में जाकर निराश हो गया था। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ है। उसका सिर इतना भारी हो रहा था कि वह कुछ कर भी नहीं पा रहा था। पर वह लड़की उसके साथ बिस्तर पर थी और उसकी हालत यह कैसी हो गई? क्या यह उसने किया? अग्नि की हालत खराब हो रखी थी। उसने आईने में खुद को देखा। गले के निशान और चेहरे के निशान कल रात की हकीकत बयां कर रहे थे। अग्नि घबरा गया और उसने अपने आप को देखते हुए कहा, ऐसा नहीं हो सकता, यह झूठ है, यह सच नहीं है, यह सब झूठ है, सच नहीं है, यह सब मैं कोई बुरा सपना देख रहा हूँ और थोड़ी देर बाद मैं इस सपने से जाग जाऊंगा। अग्नि काफी घबरा गया था। उसने आज तक निशा को भी अपने इतने करीब नहीं आने दिया था और न कभी निशा के इतने करीब गया था, क्योंकि उसने और निशा ने अपने दायरे में रहकर एक दूसरे को पसंद किया था। उन दोनों के बीच कभी किस तक नहीं हुई थी, क्योंकि निशा का यह कहना था कि वह पहली किस शादी के बाद ट्रॉफी के रूप में लेना चाहती है। जिसने आज तक अपनी गर्लफ्रेंड को किस तक ना किया हो, आज वह एक लड़की के साथ एक बिस्तर में था। यह सोचते हुए अग्नि कांप गया। उसने टैप ऑन किया और अपने मुंह पर पानी के छींटे मारने लगा। लेकिन अब उसे यकीन हो गया था कि वह कोई सपना नहीं देख रहा है। यह सब सच में हुआ है और वह लड़की वहां बाहर सच में है। कौन है वह लड़की? अब अग्नि को उस लड़की पर गुस्सा आ रहा था। उसे लगा इस लड़की को उसके किसी प्रतिद्वंद्वी ने यहाँ भेजा है और यह उसे बदनाम करने की एक चाल है। अग्नि गुस्से से बाथरूम से बाहर निकला। वह लड़की बिस्तर के पास खड़ी थी। उसने अपने कपड़े पहन लिए थे, लेकिन चेहरे पर निराशा और आंसू अभी भी मौजूद थे। अग्नि गुस्से में उसे देखकर बोला, ए लड़की, कौन हो तुम? तुम यहाँ इस कमरे में क्या कर रही हो मेरे साथ? सच सच बताओ, कितने पैसे दिए तुम्हें और तुम किसी का भेजा हुआ मोहरा हो? तुम मुझे अभी बता दो। उसने जो तुम्हें जितने पैसे दिए हैं उसका दोगुना मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन अपना यह गंदा खेलना बंद करो। वह लड़की हैरानी से अग्नि की बात तो सुन रही थी, लेकिन उसकी जुबान में इतना जोर नहीं था कि वह कुछ कह सके। वह खाली अग्नि की धमकी सुन रही थी और उसके इतना तेज बोलने पर वह डर से कांपने लगी। अग्नि ने उसके कपड़े देखे तो उसके कपड़ों से अंदाजा लगा लिया कि यह लड़की कोई वेट्रेस है। अग्नि ने गुस्से में उसे घूरते हुए कहा, तुम एक वेट्रेस हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। थोड़े से पैसों के लिए कितनी गिर गई हो? अग्नि बहुत तेज चिल्ला रहा था। वह लड़की खड़े खड़े कांप रही थी। उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वह कुछ बोल सके। वह बस वैसे ही खड़ी रही। उसके मुंह से बस हवा बाहर आ रही थी। जमीन में उसकी निगाहें गड़ी हुई थीं। ना वह नजर उठाकर अग्नि को देख रही थी और ना उसके किसी सवाल का जवाब दे रही थी। अग्नि ने उसे घिनौनी नजरों से देखा और कहा, तुम जैसी लड़कियां एग्जिस्ट भी करती हैं जो चंद पैसों के लिए अपनी इज्जत को दांव पर लगा सकती हैं, मैं सोच भी नहीं सकता था। अग्नि उस लड़की को ऐसे देख रहा था जैसे वह कोई इंसान नहीं है, बल्कि बहुत ही गंदी चीज है जिसे देखने से भी अग्नि गंदा हो जाएगा। अग्नि ने आसपास देखा तो उसे साइड टेबल पर अपना फोन दिखा। वह जल्दी से फोन की तरफ जाता है और अपना फोन उठाकर उसे ऑन करता है, तो देखता है कि फोन ऑन नहीं हो रहा है। उसका फोन स्विच ऑफ हो रखा है, तो अग्नि जल्दी से उसे स्विच ऑन करता है। अग्नि जैसे ही स्विच ऑन करता है,
फोन की स्क्रीन पर भाई नाम फ्लैश हो रहा था। वह जल्दी से फोन उठाता है तो अक्षय उसे डांटते हुए कहता है, अग्नि कहाँ हो तुम इस वक्त? तुम्हें पता है घर में कितनी प्रॉब्लम हो गई है? तुम रात से गायब हो, हमें लगा तुम घर में होंगे। कहाँ हो तुम इस वक्त? अग्नि एक नजर उस लड़की को देखता है जो अपनी नजरें नीचे जमीन में गाड़े लगातार आंसू बहा रही थी। अग्नि कहता है, भाई एक प्रॉब्लम हो गई है, प्लीज आप जल्दी से यहाँ आ जाए। अग्नि ने फोन रखा और उस लड़की को देखकर कहा, कितने पैसे दिए हैं तुम्हें? आज जो तुमने हरकत की है ना, इसकी वजह से तुम कभी सुकून से नहीं रह सकोगी। तुम्हें पता है आज मेरी शादी है और तुम्हारी वजह से मेरे आत्मसम्मान पर उंगली उठी है। मैं इसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा और तुम जैसी लड़की माफी डिजर्व भी नहीं करती है। छी। अग्नि ने यह कहा और अपनी जीन्स की बैक पॉकेट से अपना वॉलेट निकाला। उसने देखा उसमें करीब 10,000 का कैश रखा होगा। उसने वे पैसे निकाले और बेड पर फेंक दिए। अग्नि की इस हरकत का साफ मतलब था, वह उस लड़की को उसकी कीमत दे रहा था। अग्नि तेज कदमों से चलता हुआ कमरे के दरवाजे तक आया और एक झटके से कमरे का दरवाजा खोल दिया। पर अगले ही पल कैमरे की फ्लैशलाइट और रिपोर्टर्स की आवाज उसकी होश उड़ा गई। वह लड़की भी उतनी ही हैरान हुई जब रिपोर्टर्स बिना किसी वार्निंग के एक साथ अंदर आ गए। वे उस लड़की और अग्नि को एक कमरे में कैद कर लेते हैं। अग्नि अपने चेहरे को ढकने की कोशिश करता है, पर वह लड़की तो जैसे सुन होकर खड़ी थी। उसे तो इस समय कोई होश ही नहीं था। यह सब अचानक क्या हो रहा है? एक रिपोर्टर ने कहा, मिस्टर अग्नि, आज आपकी शादी है और शादी से एक रात पहले आप होटल में किसी लड़की के साथ हैं, इसका क्या क्लेरिफिकेशन देंगे आप? दूसरी रिपोर्टर ने कहा, हमने तो सुना था कि आप ड्रग्स लेते हैं, पर यहाँ तो कुछ और ही सीन चल रहा है। इसका कोई जवाब है आपके पास? क्या यह एक ही लड़की है जिसके साथ आपने रात बिताई है या फिर ऐसी और भी लड़कियां आती हैं आपके पास? अग्नि कैमरे से फेस हटाते हुए कहा, कैमरा बंद कीजिए आप सब, कैमरा बंद कीजिए। किसने आपको अंदर आने की परमिशन दी? कैमरा बंद कीजिए आप सब। अग्नि रिपोर्टर्स को हैंडल नहीं कर पा रहा था। वह कभी अपना फेस छुपाता था तो कभी कैमरा हटाता। लेकिन तभी अक्षत और रोनित अंदर आ गए और उनके साथ 2-3 बॉडीगार्ड भी आ गए। वे जल्दी से इस माहौल को देखकर एक्शन लेते हैं। रोनित और अक्षत जल्दी से अग्नि को साइड करते हुए बॉडीगार्ड की हेल्प से कमरे से बाहर निकल गए। लेकिन रिपोर्टर्स के लांछन भरे सवाल उसके कानों तक जा रहे थे। जब अक्षत और रोनित ने उन रिपोर्टर्स के सवाल सुने तो उनके भी होश उड़ गए। रोनित की नजर कैमरे में खड़ी उस लड़की की तरफ गई, जिसकी तस्वीर लगातार वे रिपोर्टर ले रहे थे। रोनित ने बाहर होटल स्टाफ को कुछ इशारा किया। होटल स्टाफ जल्दी से अंदर आए और उस लड़की को अपने साथ खींचते हुए ले गए। बॉडीगार्ड रोनित और अक्षत के साथ अग्नि को कवर करते हुए जल्दी से एग्जिट की तरफ बढ़ गए। पर अब कोई फायदा नहीं था। तीर कमान से निकल चुका था। रिपोर्टर्स को तो बस मसाला चाहिए होता है अपनी न्यूज चैनल की टीआरपी के लिए। कल रात उन्हें खबर मिली थी कि अग्नि सागरवाल ड्रग्स लेता है और होटल के कमरे में ड्रग्स की हालत में पाया गया है। इसीलिए रिपोर्टर्स अग्नि के कमरे के बाहर उसका बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। पर उन्हें क्या पता था कि आज उनके हाथ बम पर न्यूज लगेगी, अग्नि सागरवाल का स्कैंडल। अग्नि सागरवाल ने बिताए एक रात किसी अनजान लड़की के साथ। अग्नि सागरवाल के रंगीन शौक, इस तरह की हेडलाइन इस समय मीडिया में उछाली जा रही थी। अक्षत ड्राइव कर रहा था। रोनित उसके बगल में बैठा था और अग्नि पीछे सिर पकड़कर बैठा हुआ था। अक्षत ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, बता भी तो क्या रहा था तू वहां पर? अग्नि ने भी गुस्से में कहा, मुझे नहीं पता भाई मैं वहां क्या कर रहा था। मुझे यह भी नहीं पता मैं वहां कैसे पहुंचा और वह लड़की वहां क्या कर रही थी। मुझे कुछ भी नहीं पता। रोनित ने अक्षत से कहा, भैया शांत हो जाए, यह बहुत परेशान है, घर चलकर बात करते हैं। अग्नि गाड़ी के पीछे अपनी आंखें बंद करके अपने सिर पर जोर लगाने की कोशिश करता है कि आखिर कल रात हुआ क्या था। वह एक एक करके कड़ियां जोड़ रहा था। तभी उसके दिमाग में कुछ धुंधला धुंधला सा दिखा। सर प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। सर मैं गरीब लड़की हूँ। सर प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं बदनाम हो जाऊंगी सर। सर प्लीज ऐसा मत कीजिए। सर प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। सर मुझ पर रहम कीजिए, मैं गरीब लड़की हूँ, बहुत गरीब परिवार से हूँ। इन शब्दों के साथ एक धुंधला सा चेहरा उसके दिमाग में खेल रहा था। अचानक झटके से अग्नि की आंख खुली और उसने भारी आवाज में कहा, भाई गाड़ी रोको। अक्षत ने एकाएक ब्रेक लगा दिया और पीछे आते हुए बॉडीगार्ड ने जब गाड़ी रुकी देखी तो उन्होंने भी गाड़ी रोक दी। अक्षत हैरान होता हुआ अग्नि को देखकर कहता है, क्या हुआ?
अग्नि गाड़ी से बाहर निकल गया। यह एक खाली इलाका था जहां पर सिर्फ हाईवे था और आसपास दूर दूर तक सिर्फ खेत नजर आ रहे थे। दरअसल मीडिया से बचने के लिए अक्षत ने लंबा रास्ता चुना था। अग्नि सड़क के किनारे खड़ा हो जाता है और अपना सिर पकड़ लेता है। उसकी आंखों में इस समय बहुत दर्द नजर आ रहा था। अक्षत और रोनित भी बाहर आते हैं। बॉडीगार्ड भी बाहर आने को होते हैं, लेकिन अक्षत अपना हाथ दिखाकर उन्हें अंदर रहने का इशारा करता है। अक्षत अग्नि के पास आता है और कहता है, क्या हुआ अग्नि, तू इतना परेशान क्यों हो रहा है? अग्नि की आंखों में नमी आ गई थी। उसने अक्षत की तरफ हैरानी से देखते हुए कहा, भाई, वह लड़की मुझसे रहम की भीख मांग रही थी, मेरे सामने गिड़गिड़ा रही थी और मैंने उसके साथ। ऐसा कहते ही अग्नि के सब्र का बांध टूट गया और वह अक्षत को गले लगाकर रोने लगा। अक्षत ने उसकी पीठ पर सहारा देते हुए उसे चुप कराया, लेकिन वह उसके आगे कहे गए शब्दों का मतलब समझ गया था। अग्नि किसी बच्चे की तरह उसके गले लगकर रो रहा था और कह रहा था, भाई मैंने क्या कर दिया, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। भाई मैंने उस लड़की के साथ जानबूझकर कुछ नहीं किया। भाई मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं पता ये सब किसने किया, लेकिन मुझसे गलती हो गई भाई। वो लड़की मेरे सामने गिड़गिड़ा रही थी और मैंने उसकी एक नहीं सुनी। भाई मुझे माफ कर दो, भाई प्लीज मुझे माफ कर दो। अक्षत को अंदाजा हो गया था कि अग्नि ने ये सब जानबूझकर नहीं किया है, बल्कि उनके पीछे कोई साजिश है। वो अपने भाई को अच्छी तरह से जानता था। उसका भाई कभी भी ऐसा कुछ नहीं कर सकता है। उसने तो कभी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भी कोई मिसबिहेव नहीं किया। यहाँ तक कि कई लड़कियां अग्नि की फैन हैं, जो उसके साथ किसी भी हद तक जा सकती है। लेकिन अक्षत जानता था कि अग्नि अपनी हद कभी नहीं तोड़ेगा। लेकिन आज इस तरीके से उसे रोता देख अक्षत को बहुत बुरा लग रहा है था। अक्षत ने रोनित की तरफ देखते हुए कहा, रोनित पता करो इन सब की पीछे वजह क्या है। मुझे लगता है ये सब इतना आसान नहीं जितना हम सोच रहे हैं। रोनित हाँ में सिर हिलाता है। अक्षत अग्नि को खुद से अलग करता है और उसका चेहरा हाथों में लेते हुए अंगूठे से उसके आंसू साफ करता है और उससे कहता है, एकदम चुप। कहा ना, तूने कुछ नहीं किया, तेरी गलती नहीं है, इसमें ये सब हादसा था और तूने ऐसा कुछ जानबूझकर तो नहीं किया है ना। देख मैं तुझे कह रहा हूँ कि जो भी बात है यही तक रहने दे, इसे घर तक मत लेकर जा, मैं मीडिया को शांत कर दूंगा। ये न्यूज़ पब्लिश नहीं होगी। और घर चल, आज शादी है, निशा तेरा इंतजार कर रही है। अग्नि ने अपनी पथराई आंखों से अक्षत को देखा और बहुत ही लाचारगी के साथ कहा, मैं निशा से नजरें नहीं मिल पाऊंगा। मैंने उसके प्यार का, उसके विश्वास का गला घोट है। भाई मैं उससे नजरें नहीं मिल पाऊंगा। अक्षत कहता है, बच्चों जैसी बातें मत कर, अग्नि समझने की कोशिश कर, कुछ ही घंटे बाद तेरी शादी है। तू जिस लड़की से प्यार करता है वो तेरा इंतजार कर रही है, और तू सिर्फ एक गलती की वजह से उससे शादी नहीं करेगा। ये कहाँ की समझदारी है, ये बेवकूफी है, एक नंबर की बेवकूफी है। मैं भी कह रहा हूँ अग्नि, घर चलते हैं। अग्नि ना में सिर हिलाते हुए कहता है, मुझे घर नहीं जाना भाई, मुझे घर नहीं जाना। मैं माँ को, पापा को, दादी को और निशा को फेस नहीं कर पाऊंगा भाई, प्लीज भाई। अग्नि अपना हाथ जोड़ लेता है और अक्षत से कहता है, प्लीज भाई मुझे थोड़ी देर के लिए कहीं और ले चलिए जहां पर मुझे इनमें से कुछ भी याद ना रहे। प्लीज, मैंने जो पाप किए हैं मैं उन्हें भूलना चाहता हूँ। अक्षत जब अग्नि को ऐसे हाथ जोड़ता हुआ देखा है तो आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने गले से लगा लेता है। आखिर बच्चों की तरह पाला था उसने अग्नि को, ऐसे कैसे वो उसे अकेला रहने दे सकता है। उसने अग्नि को सहारा देते हुए कहा, ठीक है, तुझे लगता है तुझे थोड़ी देर अकेले रहना है तो यही सही, हम तुझे ऑफिस ले चलते हैं। वहां अपना दिमाग पूरी तरह से शांत कर ले। तुझे जितना स्ट्रेस निकालना है ऑफिस में निकाल ले। तुझे म्यूजिक पसंद है ना, वहां जा अपनी फेवरेट धुन सुन और ये सारी नेगेटिविटी निकाल दे। तूने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, ये सब एक हादसा था। उसके बाद अक्षत रोनित को देखकर कहता है, घर पे फोन करके कह दो कि अग्नि की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है और वो शादी के समय ही अब आएगा, कल रात के कॉन्सर्ट के बाद बहुत थक गया था। रोनित ने हाँ में सिर हिलाया और अपना फोन ले जाकर दूसरी तरफ फोन करने लगा। अक्षत अग्नि को वापस गाड़ी में बैठाता है और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। बात होने के बाद रोनित भी अक्षत के बगल में आकर बैठ जाता है। अक्षत रोनित को देखकर कहता है, क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा तो नहीं? रोनित ने कहा, आंटी बहुत गुस्सा कर रही है, कह रही है कि ये कोई तरीका नहीं है, बड़ा हो गया है, अभी से अपनी जिम्मेदारियां समझ जानी चाहिए, और कह रही है कि 4 बजे का मुहूर्त है, उससे पहले अग्नि सभरवाल मेंशन में होना चाहिए। अक्षत गाड़ी स्टार्ट करता है लेकिन वो अकेले ही अग्नि और रोनित के साथ जाता है। उसने बॉडीगार्ड को अपने साथ आने से मना कर दिया था तो सारे बॉडीगार्ड सभरवाल मेंशन चले जाते हैं। अक्षत ड्राइव करके गाड़ी को स्टूडियो की तरफ मोड़ रहा था।
अग्नि पीछे अपना सिर पकड़कर बैठा था और कल रात के हुए उस हादसे को याद कर रहा था। कैसे उसने एक लड़की के साथ जबरदस्ती की। वो लड़की कितने हाथ पैर जोड़ रही थी, उसके सामने गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन अग्नि ने उसकी एक बात नहीं सुनी। यहाँ तक कि आज सुबह भी वो उस लड़की को कितना भला बुरा बोलकर आया था और उस लड़की ने एक शब्द अपने मुंह से नहीं निकला था। अग्नि को अपने किए पर गुस्सा आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो अकेले कमरे में जाए और खुद को बहुत जोर जोर से 10-15 चांटा मारे। अक्षत की गाड़ी सीधे म्यूजिक स्टूडियो के बाहर आकर रुकती है। वो लोग निकालते हैं और जल्दी से अंदर चले जाते हैं, क्योंकि मीडिया वहां पहुंच चुकी थी। रोनित अग्नि को अंदर ले जाता है, लेकिन सवाल उसके कानों में अभी भी गूंज रहे थे। उन मीडिया वालों के बेहुदा सवाल अग्नि का और दिमाग खराब कर रहे थे। अग्नि सीधे अपने केबिन में जाता है और अपने सोफे पर धराम से बैठते हुए अपने सिर को पकड़ लेता है। उसके सामने कल रात का सीन एक एक करके घूम रहा था। उसे सब कुछ धुंधला धुंधला याद आ रहा था। बस उसे एक लड़की का चेहरा साफ नहीं देखा, लेकिन ये वही लड़की थी जो आज सुबह होटल के कमरे में मौजूद थी। अक्षत लगातार अग्नि को समझा रहा था कि यह सब हादसा है, लेकिन अग्नि के दिमाग पर एक ही भूत सवार था। उसने गलत किया है। उसने उस लड़की के साथ बहुत गलत किया है। वो लड़की रहम की भीख मांग रही थी, पर मैं अपनी हैवानियत के आगे कुछ नहीं कर पाया। अग्नि इन सब का जिम्मेदार खुद को मान रहा था। रोनित ने भी अग्नि को खूब समझाने की कोशिश की, लेकिन अपनी गिल्ट के आगे अग्नि को किसी की बात समझ में नहीं आ रही थी। करीब 1 घंटा बीत गया। घर से 10 बार फोन आ चुके थे। रोनित इतनी देर से सबको एक ही जवाब दे रहा था कि वह मुहूर्त से पहले आ जाएगा, लेकिन अग्नि की हालत उस समय घर जाने लायक नहीं लग रही थी। अक्षत ने अपने सोर्सेस का इस्तेमाल करके इस न्यूज को वहीं दबा दिया था। अक्षत और रोनित अग्नि को समझा ही रहे थे कि तभी उन्हें बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। कोई लड़की बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी। चिल्ला क्या रही थी? वह तो अग्नि को गाली दे रही थी। उस लड़की के शब्दों में नमी कहीं से भी नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि अगर अग्नि उसके सामने होता तो वह उसका सिर फोड़ देती। अक्षत और रोनित एक दूसरे को हैरान होकर देखते हैं। अग्नि को भी आवाज आ रही थी, लेकिन उस समय उसके दिमाग में पुरानी बातें चल रही थी। अक्षत और रोनित दोनों केबिन से बाहर निकलकर एंट्रेंस की तरफ जाते हैं, जहां पर गार्ड ने एक लड़की को रोका हुआ था। रोनित देखता है कि एक 22-23 साल की लड़की है, जिसने हल्के पीले रंग का सूट सलवार पहना हुआ है और बालों की चोटी बनाई हुई है। वह गार्ड को धक्का देकर अंदर आने की कोशिश करती है और गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, अरे मुझे रोकने से क्या होगा? मैं मीडिया तक जाऊंगी, मैं कोर्ट में जाऊंगी, यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट में भी जाऊंगी। तुम्हारे मालिक को अगर मैं जेल की हवा ना मिला दी ना, तो मेरा भी नाम शालू नहीं। अरे तुम्हारे वो कफ रॉकस्टार बस अपने गाने में तो बहुत ही प्यार मोहब्बत की बातें करता है, लड़कियों की रिस्पेक्ट की बातें करता है, लेकिन असल जिंदगी में क्या? असल जिंदगी में वो एक नंबर का घटिया इंसान है। उसने किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। उसे शर्म नहीं आया यह करते हुए? वीडियो में तो उसकी शादी की खबरें आ रही हैं। क्या हुआ उन लोगों में से? क्या जीने के लिए एक लड़की काफी नहीं होती, और किसी भी गरीब लड़की को अपनी हवस का शिकार बनाते हैं? अक्षत और रोनित दोनों उस तरफ आते हैं और उस लड़की को गुस्से में घूरते हुए अक्षत कहता है, हेलो मैडम, आप मेरे भाई के बारे में बात कर रही हैं, तमीज से बात कीजिए। वो लड़की, जिसने अपना नाम शालू बताया था, अक्षत को गुस्से में देखते हुए कहती है, तमीज? जो हरकत आपके भाई ने की है ना, उसके बाद तो उस तमीज की उम्मीद भी मत कीजिए। और जिस तरीके से मैं बात कर रही हूँ ना, उसके हिसाब से मैंने बहुत तमीज दिखाई है, क्योंकि वो इंसान तो सड़क पर मुंह काला करके गधे में बैठने के बराबर है। रोनित आगे आता है और उस लड़की को गुस्से में घूरते हुए कहता है, क्या बदतमीजी है यह? मैं पुलिस कंप्लेंट करूंगा। वो लड़की और गुस्से से कहती है, हाँ बुलाओ पुलिस को। मैं भी तो देखूं पैसों के दम पर तुम लोग और क्या क्या कर सकते हो। एक मासूम लड़की की जिंदगी तो बर्बाद कर ही दी है, अब मुझे भी देखना है कि देश का कानून तुम लोगों की और कितनी मदद करता है। क्या हो रहा है यहाँ पर? सब कोई पीछे देखते हैं तो दरवाजे के पास अग्नि खड़ा था। अग्नि को वहां देख उस लड़की का गुस्सा और बढ़ जाता है। अक्षत और रोनित अग्नि से कहते हैं, तुम बाहर क्यों आए? अंदर केबिन में जाओ, कोई पागल लड़की है, हम बात कर रहे हैं इससे। अभी अभी वह वहां आ गया था और वह उस लड़की शालू की तरफ देखते हुए कहता है, क्या प्रॉब्लम है? शालू गुस्से में अग्नि को देखकर कहती है, प्रॉब्लम तुम हो। बहुत पैसा है ना तुम्हारे पास, बहुत बड़े रॉकस्टार हो, सुपरस्टार हो, रातों रात अमीर बना सकते हो, रातों रात गरीब बना सकते हो, यहाँ तक कि रातों रात किसी की इज्जत के साथ भी खेल सकते हो।
शर्म नहीं आए तुम्हें गरीब मासूम लड़की का फायदा उठाते हुए। न्यूज़ पेपर, मीडिया में तो तुम्हारे बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं कि यह इंसान ऐसा है, वैसा है, इतने संस्कारों वाला है, इतने बड़े परिवार से है, पर हरकतें तो तुम्हारी कभी नजर नहीं आती हैं। तो तुमने भी उन अमीर आदमियों जैसी ही हरकत की है, जिनके लिए लड़कियां सिर्फ इस्तेमाल करने की चीज होती हैं। तुमने भी तो मेरी दोस्त को इस्तेमाल करके फेंक दिया। शालू की कही बातें अग्नि को कुछ कुछ समझ में आ रही थी, पर फिर भी उसने कहा, आप किसकी बात कर रही हैं? शालू ने चिल्लाते हुए कहा, मैं उसी की बात कर रही हूँ, जिसके साथ तुमने कल रात होटल में रात बिताई थी। सुबह होते ही किसी टिश्यू पेपर की तरह कूड़ेदान में फेंक दिया। तुम्हें पता है तुम्हारी इस हरकत से किसी मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद हो गई है। शालू की बात सुनकर अक्षत, रोनित और अग्नि तीनों हैरान रह जाते हैं। यह उसी होटल वाली लड़की की बात कर रही थी, वही वेट्रेस जो रात में अग्नि के कमरे में थी। अग्नि अपने गार्ड को हाथ दिखाता है, तो गार्ड शालू का रास्ता छोड़ देते हैं और अपना हाथ पीछे हटा लेते हैं। शालू जल्दी से अग्नि के पास आती है और गुस्से में उसे उंगली दिखाते हुए कहती है, तुम जैसे लोगों को ना समाज में रहने का हक नहीं है। समाज में छोड़ो, तुम जैसे लोगों को दुनिया में रहने का हक नहीं है। तुम लोग गरीबों को कुछ समझते नहीं हो ना। अपने आप के जैसे समझ के उसे कल रात अपने कमरे में लिया था क्या? अब तक आप सुन रहे थे लव और बिट्रेयल की स्टोरी अग्नि प्रतिज्ञा। आगे क्या हुआ जानने के लिए बने रहिए और ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।